नमस्ते दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें जीवन के कई अनछुए पहलू छिपे हुए हैं। मेरा नाम आरती है और मैं 28 वर्ष की हूँ। पिछले 6 साल से मैं अकेली हूँ क्योंकि एक दुर्घटना में मेरे पति पंकज हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पास 2 प्यारे बच्चे हैं, आदित्य और प्रीति, जो जुड़वा हैं और अभी महज 5 साल के हैं। मेरे पति पंकज के जाने के बाद मैं उसी फ्लैट में रही जिसे हमने शादी के बाद किराए पर लिया था। वो छोटा सा फ्लैट हमारे सपनों का घर था, लेकिन उसका किराया इतना ज़्यादा था कि मेरे लिए अकेले उसे चलाना मुश्किल होता जा रहा था। पंकज ने कुछ बचत की थी और बीमा की रकम भी मिली थी, जिससे मैंने कुछ समय तक अपना और बच्चों का गुजारा किया। लेकिन धीरे धीरे वह पैसे कम होने लगे और मुझे चिंता सताने लगी। मैंने कभी नौकरी नहीं की थी क्योंकि पंकज हमेशा कहता था कि वह कमा लेगा और मैं बच्चों की देखभाल करूं। अब क्या करूं? यह सवाल मेरे दिमाग में हर रात घूमता रहता। नौकरी करने का विचार आया, लेकिन बच्चों को छोड़कर जाने का मन नहीं करता था। वे अभी बहुत छोटे थे और उन्हें मेरी ज़रूरत थी। मेरे सामने एक ही विकल्प बचा था, अपने मायके लौट जाना। हालांकि मेरे माता पिता से मेरे रिश्ते कभी बहुत अच्छे नहीं रहे। उनका मानना था कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, तो अब मुझे अपने फैसलों के परिणाम भी खुद ही भुगतने चाहिए। लेकिन मेरे छोटे भाई रोहित ने हमेशा मेरा साथ दिया था। वह मुझसे 3 साल छोटा है और अब तक वह कुंवारा है। उसकी छोटी सी नौकरी है जिससे वह अपना खर्च तो चला लेता है, लेकिन शादी जैसे बड़े कदम के लिए अभी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। जब मैंने अपने माता पिता से बात की तो वे तुरंत राजी नहीं हुए। मेरी माँ ने कहा, बेटी, तूने हमारी बात ना मानकर इस लड़के से शादी की थी। अब तू और तेरे बच्चे हमारे ऊपर बोझ बन जाओगे। लेकिन रोहित के समझाने पर उन्होंने अंततः हाँ कर दी और इस तरह मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पुराने घर लौट आई। घर आना आसान था, लेकिन यहाँ रहना नहीं। मेरे माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे और उनकी सोच पुरानी थी। हर छोटी बात पर उनका गुस्सा फूट पड़ता था। कभी बच्चों के शोर पर, कभी खाना बनाने के तरीके पर, या फिर मेरे कपड़े पहनने के ढंग पर। आरती, तू अभागिन है, तेरी वजह से ही तेरा पति तुझे छोड़ गया। ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। मैं रात में अकेले में रोती थी ताकि बच्चे ना देख सकें। इन सब परिस्थितियों में मेरा रोहित भाई ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो मेरे साथ खड़ा रहा। वह मुझसे कहता, दीदी हिम्मत मत हारो, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। एक शाम पापा ने मुझे बुलाकर कहा, आरती, घर का खर्च बहुत बढ़ गया है। मेरी पेंशन से इतने लोगों का खाना पीना नहीं चल सकता। तुम्हें कोई काम करना होगा। मैंने समझदारी से उनकी बात मान ली। जी पापा, मैं कल से ही नौकरी की तलाश शुरू कर दूंगी। बच्चों का ध्यान आप और माँ रख लेंगे ना। लेकिन रोहित भाई को यह बात पसंद नहीं आई। वह मेरे कमरे में आया और बोला, दीदी, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 नौकरियां कर लूँगा। तुम बस घर संभालो और बच्चों का ख्याल रखो। मैंने उसे समझाया, रोहित, यह मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपना भविष्य सोचना चाहिए। तुम्हारी शादी होगी, अपना परिवार बसाओगे। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। वह नहीं माना, लेकिन अंततः उसे स्वीकार करना पड़ा। मैंने नौकरी की तलाश शुरू की और मुझे एक वकील के दफ्तर में काम मिल गया। अनिल सर बहुत अच्छे इंसान थे। वे मेरी परिस्थिति समझते थे और मुझे कभी देर से आने पर डांटते नहीं थे। लेकिन यह नौकरी मेरे लिए पर्याप्त नहीं थी। वेतन इतना कम था कि बच्चों की फीस, उनके कपड़े और घर में योगदान करने के लिए कुछ भी बचता नहीं था। मैं हर रात थकी हुई घर लौटती, लेकिन मन ही मन जानती थी कि यह पर्याप्त नहीं है। एक रात जब बच्चे सो गए थे, मैं बरामदे में बैठी थी। रोहित मेरे पास आया और बोला, दीदी तुम बहुत थकी हुई लगती हो। मैंने आह भरते हुए कहा, हाँ रोहित, यह नौकरी मेरे लिए सही नहीं है। पैसे बहुत कम हैं और काम बहुत ज़्यादा। रोहित ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, दीदी तुम नौकरी छोड़ दो। मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा, चाहे मुझे 24 घंटे काम करना पड़े। मैं तुम्हें और बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे वह सच में मेरी मदद करके खुश होगा। उसने मुझे देखकर कहा, वैसे दीदी, तुम बहुत खूबसूरत हो। चांद की तरह तुम्हारा चेहरा थकान में भी चमकता है। मुझे उसकी बातें सुनकर अच्छा लगता था। मेरे पति पंकज के जाने के बाद किसी ने मुझसे ऐसी मीठी बातें नहीं की थीं।
रोहित हमेशा मेरी तारीफ करता और कहता कि मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। तुम अभी भी बहुत युवा हो दीदी, और बहुत सुंदर। तुम्हारी उम्र दोबारा प्यार करने और खुश होने की है, वह कहता। मैं सच कहूँ तो मुझे उसकी यह प्यारी बातें बहुत अच्छी लगती थीं। उसकी इस मिठास और लगातार आग्रह के सामने मैंने अंततः हार मान ली और नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। रोहित ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने एक और पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ ली और दिन रात मेहनत करने लगा। रोहित अब रात के 10 बजे थका हारा घर लौटता। मैं उस समय तक जागकर उसका इंतज़ार करती। घर के बाकी लोग, मेरे बच्चे, माँ और पिताजी, तब तक सो चुके होते। बच्चों को सुलाकर मैं रसोई में जाती और ताज़ा खाना परोसती। रोहित के कपड़े धोना, उन्हें इस्त्री करना और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। आरती दीदी, तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, रोहित कहता जब मैं थाली में गर्मा गर्म रोटियां रखती। अरे नहीं, मैं क्या करूंगी, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, यह तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं मुस्कुराते हुए जवाब देती। खाना खाते हुए हम दोनों बातें करते। रोहित अपनी नौकरी के किस्से सुनाता और मैं अपने दिन की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में बताती। यह वह पल होते जब हम बिना किसी डर या झिझक के अपने मन की बातें एक दूसरे से साझा करते, जैसे समय का पहिया वापस बचपन में घूम गया हो। शनिवार की रात तो हमारे लिए ख़ास होती। रोहित को अगले दिन छुट्टी रहती, इसलिए हम देर रात तक टीवी देखते, पुराने किस्से याद करते या बस कुछ कहे बिना एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते। मुझे याद है, पिछले शनिवार रोहित बाजार से लौटते वक्त मेरी पसंदीदा गोलगप्पे और बच्चों के लिए रंगीन बॉल लाया था। अरे वाह, तुमने तो आज जश्न मना लिया, मैंने खुशी से कहा था। रोहित भाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी नई नौकरी का पहला वेतन मिला है, सोचा थोड़ी खुशी मना लूं। गोलगप्पे खाते हुए मैंने कहा, रोहित भाई, अगर मुझे भी तुम्हारी नई कंपनी में कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मैं भी थोड़ा योगदान दे पाऊंगी। रोहित ने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं दीदी, वहाँ काम बहुत मुश्किल है, रात की शिफ्ट है और शारीरिक मेहनत भी ज़्यादा, यह मर्दों के लिए ही ठीक है। मैंने निराश होकर कहा, पर मैं तुम पर इतना बोझ नहीं डालना चाहती, आखिर मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा, दीदी ऐसा मत कहो, तुम्हारे और बच्चों के लिए मेहनत करना मेरे लिए खुशी की बात है। वैसे भी अब मैंने शादी ब्याह का ख्याल छोड़ दिया है, मैं कोई जवान तो हूँ नहीं। अब मैं हंस पड़ी, क्या बकवास कर रहे हो, तुम अभी सिर्फ 25 के हो और दिखते भी बहुत अच्छे हो। तुम्हारे लिए ढेरों लड़कियां लाइन में खड़ी होंगी और जो लड़की तुम्हें पाएगी वह बहुत खुशनसीब होगी। रोहित भाई चुप रह गया, बस मुस्कुरा दिया। सच कहूँ मेरा भाई, रोहित वाकई बहुत अच्छा इंसान था। उसका स्वभाव इतना मधुर था कि गांव में सभी उसे पसंद करते थे। कभी किसी की बुराई नहीं, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर। मैं यह सिर्फ इसीलिए नहीं कह रही क्योंकि वह मेरा भाई है, बल्कि वास्तव में उसकी आत्मा निर्मल थी। एक शनिवार की रात हम फिर से देर तक जागे थे। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी। रोहित ने अचानक कहा, दीदी मैं कब से सोच रहा हूँ तुम्हें दोबारा विवाह कर लेना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली। नहीं रोहित, मैं नहीं चाहती, मेरे 2 बच्चे हैं और तुम जानते हो सौतेले पिता के साथ बच्चों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। मुझे अपनी आरती बेटी के लिए चिंता होती है। रोहित भाई ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, दीदी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना या गलत मत समझना। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम भाई बहन हैं रोहित, हमारे बीच ऐसी कौन सी बात है जिसमें गलत फहमी हो सकती है। कहो, उसने हिचकते हुए कहा। सच कहूँ दीदी, मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा शादी करो। मैं चौंक गई। क्यों रोहित, ऐसा क्यों? इससे तो तुम्हारे कंधों से मेरी और बच्चों की जिम्मेदारी हट जाएगी। नहीं दीदी, उसने मुझे देखते हुए कहा, मुझे यह जिम्मेदारी अच्छी लगती है। तुम और बच्चे घर में हो तो घर जीवंत लगता है। हमें बचपन से ही एक दूसरे की आदत रही है। तुम्हें याद है जब हम दोनों मिलकर गांव के पिछवाड़े वाले तालाब में नहाने जाते थे? मुझे अच्छा लगा यह जानकर कि रोहित मुझे अपने साथ रखना चाहता है। माँ पिताजी हमेशा मुझे दूसरी शादी के लिए प्रेरित करते रहते थे, लेकिन रोहित भाई चाहता था कि मैं यहीं रहूं। उसके साथ त्योहारों पर रोहित मेरे और बच्चों के लिए नए कपड़े लाता। दिवाली पर तो उसने अपनी पूरी तनख्वाह हम पर खर्च कर दी थी। बच्चों के लिए खिलौने, मेरे लिए साड़ी और घर के लिए नए पर्दे। रोहित कुछ पैसे अपने लिए भी बचा लो।
मैंने उसे समझाया, तुम्हारी शादी के लिए कुछ तो बचत करो। वह मुस्कुराया। दीदी, मैंने कहा ना, शादी का ख्याल छोड़ दिया है, हम दोनों ऐसे ही रहेंगे ना। तुम शादी करोगी, न मैं हंसती और बात टाल दी। लेकिन जब कभी मैं उसके कमरे की सफाई करती तो कुछ चीज़ें नोटिस करती जो मुझे अजीब लगती। उसके बिस्तर पर दाग, उसके मोबाइल में छिपे हुए वीडियो। मैं समझती थी कि 25 साल का कुंवारा जवान युवक है, यह सब स्वाभाविक है। लेकिन इन चीज़ों को देखकर मुझे अपने पति पंकज की यादें ताज़ा हो जाती। वे अंतरंग पल जिनसे मैं 6 सालों से वंचित थी। मैं खुद को रोक नहीं पाती और कभी कभी घंटों अपने कमरे में बंद होकर वो वीडियो देखती रहती। एक रात जब हम दोनों देर तक जागे थे, टीवी पर एक फिल्म चल रही थी जिसमें कुछ रोमांटिक दृश्य थे। मेरा ध्यान उन पर टिका हुआ था और मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। मैंने खुद को संभाला और ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सोने जा रही हूँ रोहित, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। मेरे पति पंकज के जाने के बाद किसी ने मुझसे ऐसी मीठी बातें नहीं की थीं। रोहित हमेशा मेरी तारीफ करता और कहता कि मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। तुम अभी भी बहुत युवा हो दीदी, और बहुत सुंदर। तुम्हारी उम्र दोबारा प्यार करने और खुश होने की है, वह कहता। मैं सच कहूँ तो मुझे उसकी यह प्यारी बातें बहुत अच्छी लगती थीं। उसकी इस मिठास और लगातार आग्रह के सामने मैंने अंततः हार मान ली और नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। रोहित ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने एक और पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ ली और दिन रात मेहनत करने लगा। रोहित अब रात के 10 बजे थका हारा घर लौटता। मैं उस समय तक जागकर उसका इंतज़ार करती। घर के बाकी लोग, मेरे बच्चे, माँ और पिताजी, तब तक सो चुके होते। बच्चों को सुलाकर मैं रसोई में जाती और ताज़ा खाना परोसती। रोहित के कपड़े धोना, उन्हें इस्त्री करना और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। आरती दीदी, तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, रोहित कहता जब मैं थाली में गर्मा गर्म रोटियां रखती। अरे नहीं, मैं क्या करूंगी, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, यह तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं मुस्कुराते हुए जवाब देती। खाना खाते हुए हम दोनों बातें करते। रोहित अपनी नौकरी के किस्से सुनाता और मैं अपने दिन की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में बताती। यह वह पल होते जब हम बिना किसी डर या झिझक के अपने मन की बातें एक दूसरे से साझा करते, जैसे समय का पहिया वापस बचपन में घूम गया हो। शनिवार की रात तो हमारे लिए ख़ास होती। रोहित को अगले दिन छुट्टी रहती, इसलिए हम देर रात तक टीवी देखते, पुराने किस्से याद करते या बस कुछ कहे बिना एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते। मुझे याद है, पिछले शनिवार रोहित बाजार से लौटते वक्त मेरी पसंदीदा गोलगप्पे और बच्चों के लिए रंगीन बॉल लाया था। अरे वाह, तुमने तो आज जश्न मना लिया, मैंने खुशी से कहा था। रोहित भाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी, नई नौकरी का पहला वेतन मिला है, सोचा थोड़ी खुशी मना लूं। गोलगप्पे खाते हुए मैंने कहा, रोहित भाई, अगर मुझे भी तुम्हारी नई कंपनी में कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मैं भी थोड़ा योगदान दे पाऊंगी। रोहित ने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं दीदी, वहाँ काम बहुत मुश्किल है, रात की शिफ्ट है और शारीरिक मेहनत भी ज़्यादा, यह मर्दों के लिए ही ठीक है। मैंने निराश होकर कहा, पर मैं तुम पर इतना बोझ नहीं डालना चाहती, आखिर मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा, दीदी ऐसा मत कहो, तुम्हारे और बच्चों के लिए मेहनत करना मेरे लिए खुशी की बात है। वैसे भी अब मैंने शादी ब्याह का ख्याल छोड़ दिया है, मैं कोई जवान तो हूँ नहीं। अब मैं हंस पड़ी, क्या बकवास कर रहे हो, तुम अभी सिर्फ 25 के हो और दिखते भी बहुत अच्छे हो। तुम्हारे लिए ढेरों लड़कियां लाइन में खड़ी होंगी और जो लड़की तुम्हें पाएगी वह बहुत खुशनसीब होगी। रोहित भाई चुप रह गया, बस मुस्कुरा दिया। सच कहूँ मेरा भाई, रोहित वाकई बहुत अच्छा इंसान था। उसका स्वभाव इतना मधुर था कि गांव में सभी उसे पसंद करते थे। कभी किसी की बुराई नहीं, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर। मैं यह सिर्फ इसीलिए नहीं कह रही क्योंकि वह मेरा भाई है, बल्कि वास्तव में उसकी आत्मा निर्मल थी। एक शनिवार की रात हम फिर से देर तक जागे थे। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी। रोहित ने अचानक कहा, दीदी, मैं कब से सोच रहा हूँ तुम्हें दोबारा विवाह कर लेना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली। नहीं रोहित, मैं नहीं चाहती, मेरे 2 बच्चे हैं और तुम जानते हो सौतेले पिता के साथ बच्चों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। मुझे अपनी आरती बेटी के लिए चिंता होती है। रोहित भाई ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा,
दीदी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना या गलत मत समझना। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम भाई बहन हैं रोहित। हमारे बीच ऐसी कौन सी बात है जिसमें गलत फहमी हो सकती है? कहो, उसने हिचकते हुए कहा। सच कहूँ दीदी, मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा शादी करो। मैं चौंक गई। क्यों रोहित, ऐसा क्यों? इससे तो तुम्हारे कंधों से मेरी और बच्चों की जिम्मेदारी हट जाएगी नहीं दीदी, उसने मुझे देखते हुए कहा। मुझे यह जिम्मेदारी अच्छी लगती है। तुम और बच्चे घर में हो तो घर जीवंत लगता है। हमें बचपन से ही एक दूसरे की आदत रही है। तुम्हें याद है जब हम दोनों मिलकर गांव के पिछवाड़े वाले तालाब में नहाने जाते थे? मुझे अच्छा लगा यह जानकर कि रोहित मुझे अपने साथ रखना चाहता है। माँ पिताजी हमेशा मुझे दूसरी शादी के लिए प्रेरित करते रहते थे, लेकिन रोहित भाई चाहता था कि मैं यहीं रहूं। उसके साथ त्योहारों पर रोहित मेरे और बच्चों के लिए नए कपड़े लाता। दिवाली पर तो उसने अपनी पूरी तनख्वाह हम पर खर्च कर दी थी। बच्चों के लिए खिलौने, मेरे लिए साड़ी और घर के लिए नए पर्दे। रोहित, कुछ पैसे अपने लिए भी बचा लो। मैंने उसे समझाया। तुम्हारी शादी के लिए कुछ तो बचत करो। वह मुस्कुराया। दीदी, मैंने कहा ना, शादी का ख्याल छोड़ दिया है। हम दोनों ऐसे ही रहेंगे ना? तुम शादी करोगी ना मैं हंसती और बात टाल दी। लेकिन जब कभी मैं उसके कमरे की सफाई करती तो कुछ चीज़ें नोटिस करती जो मुझे अजीब लगती। उसके बिस्तर पर दाग, उसके मोबाइल में छिपे हुए वीडियो। मैं समझती थी कि 25 साल का कुंवारा जवान युवक है। यह सब स्वाभाविक है, लेकिन इन चीज़ों को देखकर मुझे अपने पति पंकज की यादें ताज़ा हो जाती। वे अंतरंग पल जिनसे मैं 6 सालों से वंचित थी। मैं खुद को रोक नहीं पाती और कभी कभी घंटों अपने कमरे में बंद होकर वो वीडियो देखती रहती। एक रात जब हम दोनों देर तक जागे थे, टीवी पर एक फिल्म चल रही थी जिसमें कुछ रोमांटिक दृश्य थे। मेरा ध्यान उन पर टिका हुआ था और मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। मैंने खुद को संभाला और ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सोने जा रही हूँ रोहित, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरे अंदर एक अजीब सा दर्द और खालीपन बढ़ता गया। रोहित भी परेशान दिखने लगा था। वह काम से आकर सीधे अपने कमरे में चला जाता, खाना भी वहीं खाता। हमारी नज़रें मिलने से कतराती थीं, लेकिन जब कभी मिलती, उनमें एक अजब सी पीड़ा झलकती। एक रात मैं बच्चों को सुलाकर बाहर आंगन में बैठी थी। आसमान में चांद खिला हुआ था। रोहित भी वहां आकर चुपचाप बैठ गया। दीदी, उसने धीरे से कहा, मैं कल शहर जा रहा हूँ। मुझे वहाँ एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरा दिल जोर से धड़का। इतनी जल्दी? मैंने पूछा। हाँ, मुझे लगता है यही सही है, उसने कहा। मैं यहाँ रहूँगा तो हम दोनों के लिए मुश्किल होगा और माँ पिताजी को भी शक हो सकता है। मैं चुप रही। वह सही कह रहा था। हमारे रिश्ते का रहस्य अगर कभी खुला तो ना सिर्फ हमारी बल्कि पूरे परिवार की बदनामी होगी। फिर अचानक रोहित ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दीदी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उत्तेजना थी। क्या? मैंने धीरे से पूछा। तुम मेरे साथ चलोगी? तुम और बच्चे, हम सब एक साथ शहर चले जाए। वहाँ कोई हमें नहीं जानता। हम पति बनकर रह सकते हैं। कोई नहीं जानेगा कि हम भाई बहन हैं। मैं उसकी बात सुनकर अवाक रह गई। रोहित, तुम पागल हो गए हो क्या? ये गलत है। पर क्यों दीदी? उसने आवेग से कहा। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम खुश हैं। साथ में बच्चे भी मुझसे प्यार करते हैं। जब तक कोई जानता नहीं, तब तक क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने उसका हाथ झटक दिया। बस करो रोहित, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह पाप है, और अगर कभी किसी को पता चल गया तो हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं। हमारा सच हमारे साथ ही रहेगा। रोहित ने मुझे गौर से देखा। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता दीदी, उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ बहन के रूप में नहीं। ये प्यार नहीं, वासना है रोहित, मैंने कड़कते हुए कहा। हालांकि मैं जानती थी कि यह सिर्फ वासना नहीं थी। हमारे बीच कुछ और गहरा था, लेकिन उसे नाम देना पाप था। रोहित वहाँ से उठ गया और अपने कमरे में चला गया। मैं वहीं आंगन में बैठी रही, अपनी किस्मत पर आंसू बहाती। अगली सुबह मैं जब उठी तो देखा कि रोहित का कमरा खाली था। वह अपना बैग लेकर चला गया था। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी। उसमें लिखा था, मेरे प्रिय दीदी, मैं जा रहा हूँ। यह शहर छोड़कर तुम सही कहती हो। हमारा साथ रहना गलत है,
मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी या बच्चों की ज़िंदगी में कोई परेशानी आए। मैंने शहर में एक नौकरी ली है, हर महीने पैसे भेजता रहूँगा। जब तक मैं हूँ तुम्हें या बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। माफ़ करना दीदी, मुझे तुम्हारा। रोहित, तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।